ठीक। फ्रिक्शन is defined as the opposing force that comes into play when one object actually moves or it tries to move over the surface of another body. समझ आई मेरी स्टेटमेंट? Opposing force that comes into play when one object actually moves or tries to move over the surface of another object. एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे या तो एक्चुअली मूव करे या कोशिश करे मूव करने की, तो दोनों ही सिचुएशन में एक ऑपोजिंग फोर्स आएगा जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक। ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वहां लगेगा। ठीक। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट, और ये हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेगा। इस बात का क्या मतलब है? मान लीजिए ये एक टेबल है, इस पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक। ये ब्लॉक इस टेबल के साथ इतने कांटेक्ट में है, ये तो इसे बोलेंगे हम सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो जहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो या सरफेस ऑफ कांटेक्ट हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे हो सकता है कि ये टेबल है और इस टेबल पे एक बॉल रखी हुई है, तो ये बॉल इसको बस यहां इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। यहां पे ये ब्लॉक इस टेबल को पूरे इतने से सरफेस पे टच कर रहा है, तो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर ही लगेगी, एंड ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन जो होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का, उसको ओपोज करेगी। ठीक है। इट ऑलवेज ओपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। Now, friction is of two types. First type है external friction. ठीक। external friction, अब ये क्या होता है? Now, फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, जब एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के कांटेक्ट में हो, जैसे ये एक टेबल है एंड मान लीजिए ये एक बुक है, ये बुक एक्चुअली टेबल पे रखी हुई है एंड इस बुक पर सपोज अगर इस डायरेक्शन से एक फोर्स F लगाई जाए, तो ऑपोजिट, भाई बुक इधर मूव करेगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इस फ्रिक्शन फोर्स को हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन विच अराइजेस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स in contact with each other, they move or they try to move over the surface of another. ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट्स जो कांटेक्ट में हैं, जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में
एक्चुअली एक रिलेटिव मोशन हो तो उसे हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन बोलेंगे। एंड इसी वजह से एक्सटर्नल फ्रिक्शन को कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली कांटेक्ट में हैं और तब इनके बीच में फ्रिक्शन लगी है। क्लियर है? दिस इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अब दूसरे टाइप का फ्रिक्शन होता है इंटरनल फ्रिक्शन। अब ये इंटरनल फ्रिक्शन क्या है? इंटरनल फ्रिक्शन हम उस फ्रिक्शन को बोलेंगे जो लिक्विड्स में लगता है। ठीक, एक्सटर्नल फ्रिक्शन आपका हो गया सॉलिड्स के बीच में कि एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में। ना सपोज करिए देयर इज अ सरफेस ऑन विच लेट्स से एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग। ठीक है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का वेट इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, करेक्ट? इस ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, या हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर एक mg फोर्स लगा रहा है। इन रिटर्न द सरफेस विल एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो R इज इक्वल टू mg। क्लियर? अब सपोज करियो हमने इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर एक F फोर्स लगाई, ये दोनों कांटेक्ट में है ना, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो जैसे ही ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, हमें समझ जाना चाहिए कि यस, यहां पर एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन जरूर आएगी। अब जब तक ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, तब तक कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। जैसे ही हमने यहां इस ऑब्जेक्ट पर एक F फोर्स लगाई, ठीक, तो सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लगाने पर इस ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया। मैंने अब इस फोर्स को और इंक्रीज किया तो भी इस ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा के खींच रही हूं, पीछे से कोई और बिल्कुल इक्वल फोर्स लगा के इसको पीछे खींच रहा है। भाई मान लो एक बच्चा बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है, देयर इज अ चाइल्ड, और ये बच्चा यहाँ बीच में खड़ा हुआ है, इसका एक हाथ किसी दूसरे बच्चे ने पकड़ा हुआ है और इसका दूसरा हाथ किसी दूसरे बच्चे ने पकड़ा हुआ है। तो जितनी फोर्स से ये बच्चा इसको इधर खींच रहा है, उतनी ही फोर्स से ये दूसरा बच्चा उसको दूसरी साइड खींच रहा है। तो ये जो बच्चा बीच में है ये कहीं भी नहीं जा पाएगा, ये यहीं रहेगा, है ना, नहीं मूव करेगा। इसी तरीके से यहां हो रहा है कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर एक F फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, बट ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा। मैंने फोर्स को बढ़ाया, फोर्स बढ़ाने पर भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रही होगी, विच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्स को मैं कैपिटल F से लिख रही हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं स्मॉल f से लिख रही हूं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जितनी F फोर्स आपने लगाई यहां पर, उतनी ही फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपने इस एक्सटर्नल फोर्स को और बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी और बढ़ गई। आपने और ज्यादा इंक्रीज किया, फ्रिक्शन भी और ज्यादा बढ़ गई। ये तब तक हुआ
जब तक इस ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया। तो जब एक ऐसी ऑपोजिंग फोर्स आए, जब ऑब्जेक्ट कोशिश कर रहा है एक सरफेस पे मूव करने की, बट मूव नहीं कर पाया, उस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट, है ना? स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट? इट इज द ऑपोजिंग फोर्स that comes into play when one object या body tends to move over the surface of another body, but the actual motion has not yet started. समझ आया? हाँ जी। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे आपने एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक? उस ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इन रिटर्न सरफेस ऑब्जेक्ट पे एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। R=mg, ठीक? आपने इस ऑब्जेक्ट पर राइट साइड पर लेट्स से एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाई, इस ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया। आपने फोर्स को फर्दर इंक्रीज किया तो भी ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक दूसरी ऑपोजिंग फोर्स लग रही है जो इसके मोशन को रोक रही है। सो दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन तब बनेगी या तब हम इसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे जब ये ऑब्जेक्ट कोशिश तो कर रहा है इस सरफेस पे मूव करने की, लेकिन मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है? इट इज द ऑपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव। कोशिश कर रहा है वो, ठीक है? व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, but the actual motion has not yet started. ऑब्जेक्ट कोशिश पूरी कर रहा है मूव करने की, लेकिन अभी मूव नहीं किया है, रेस्ट पे ही है। सो ऐसी सिचुएशन में जो फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन अब हमने पढ़ लिया कि भाई ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है बट मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक? तो इस सिचुएशन में जो Fs फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया और बढ़ाया और बढ़ गया, जिससे कि ये दोनों बैलेंस्ड रहे और ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया। बट एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी कि जब आप अप्लाइड फोर्स को और इंक्रीज करोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, राइट? लेट्स से दिस इज अ टेबल एंड लेट्स से अ बुक इज देयर। तो आप इस एक्सटर्नल को फर्दर इस तरह से इंक्रीज करोगे कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये बुक है, ये जस्ट मूव करना शुरू करने वाला हो, ठीक? क्या है? एज वी फर्दर इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, देन अ स्टेज विल कम
when this object is just at the verge of moving. ठीक, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना शुरू करने वाला हो, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्लियर है? When the object is just at the verge of moving, then the friction is called limiting friction. ठीक? Yes, correct. When the object is just at the verge of moving over the surface of another object. तो हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है. यस और नो? भाई जब ऑब्जेक्ट की स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट ने मूव करना नहीं शुरू करा है, ठीक, जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद ऑब्जेक्ट कोशिश कर रहा है कि बस अब वो मूव कर ही जाएगा. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट force of friction that comes into play when the object is just at the verge of moving. There is a stage when the object is just about to move. So that is why limiting friction, नाम देखो ना, limiting, लिमिट कर रहा है अभी वो एक ऑब्जेक्ट को मूव करने से, बट ऑब्जेक्ट अब बस मूव करने ही वाला है. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है? एंड जब आप फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करोगे, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा. और मूव करते ही जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट विल बिकम ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. भाई आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अप्लाई किया हुआ है, ठीक, तो अब एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा. तो जब ऑब्जेक्ट ने मूव कर ही लिया है तो उस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बिकम लेस देन द एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अब ज्यादा हो गई, तभी ऑब्जेक्ट मूव कर गया. तो जिस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट मूव कर गया, अब ऑब्जेक्ट असली में चलने लगा है, राइट, मूव कर रहा है, इन दैट सिचुएशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन. काइनेटिक मीन्स, काइनेटिक वर्ड पढ़ा है ना हमने, इट इज रिलेटेड टू मोशन. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट मूव करे. सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज द सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट is actually moving over the surface of another object. ठीक, तो ये तीन टाइप के फ्रिक्शंस हैं. फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था कि ऑब्जेक्ट कोशिश कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करने की, लेकिन मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. आपने फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो गया, और एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया और फ्रिक्शन बढ़ गया. तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. सो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन. जैसे ही एक ऐसी स्टेज आई, एक ऐसी सिचुएशन आई कि अब ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला है, अभी भी मूव किया नहीं है, मूव करने वाला है, उस सिचुएशन में स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगी. और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होते ही वो बन जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन. दैट नाउ द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक, तो ये केस हो गया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का. एंड उसके बाद जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर ही गया
then it becomes kinetic friction, that now the object is in actual motion. अब ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो उस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स से. सो इसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. इसको एफ के से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, स्टैटिक इज एफ एस, लिमिटिंग इज एफ एल. ये इनके सिंबल्स हैं. सो यहां से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं दैट फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग, यस, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है. उसके बाद फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और उसके बाद फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है. काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी और उससे भी सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा. क्यों होगा? बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल. आपने फोर्स को बढ़ाया, एक्सटर्नल फोर्स जो है आपने उसे इंक्रीज किया, सो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो गया. तो ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे है, आपने और ज्यादा इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया और ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया, हेंस द ऑब्जेक्ट हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड मूविंग. सो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन. अब एक ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी कि जब आप इस अप्लाइड फोर्स को और ज्यादा इंक्रीज करोगे, देन द ऑब्जेक्ट is just at the verge of moving. ठीक, एक ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी कि अब आप जब इस एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स से बुक है, ये जस्ट मूव करना स्टार्ट करने वाला हो. अभी भी मूव नहीं किया है, बस मूव करने वाला हो. दैट मीन्स इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना. स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है अभी. सो दिस ऑपोजिंग फोर्स दैट comes when the object is just at the verge of moving over the surface of another object, then that friction is called as limiting friction. उसके नाम से ही आंसर पता चल रहा है, लिमिटिंग, लिमिट किया हुआ है अभी भी ऑब्जेक्ट को कि वो मूव नहीं कर रहा. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शन है कि ऑब्जेक्ट ने मूव अभी करना शुरू नहीं किया है, बस मूव करने ही वाला है, और इसी वजह से ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है. ठीक, सो इसे हम FL से इंडिकेट करते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, एंड जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया, मूव करते ही अब फ्रिक्शन कम हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स से. बिल्कुल होगी भाई, ऑब्जेक्ट अब एक्चुअली मूव कर रहा है तो अब फ्रिक्शन कम हो गई एक्सटर्नल फोर्स से. सो जब एक्चुअली ऑब्जेक्ट मूव करने लगे उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगती है वो होती है काइनेटिक फ्रिक्शन. So kinetic friction is less than the external force. Kinetic friction को हम dynamic friction भी बोलते हैं. Clear? Yes. So if we compare these three, हम conclude कर सकते हैं कि limiting friction सबसे ज्यादा होती है, उससे कम स्टैटिक और सबसे कम काइनेटिक, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है.
तो वो सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम स्टैटिक फ्रिक्शन और सबसे ही कम काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक में तो ऑब्जेक्ट मूव कर चुका है, यहां पर अभी मोशन हुआ ही नहीं है शुरू। ठीक है, सपोज वी प्लॉट अ ग्राफ between, let's say, force of friction along y-axis and applied force along x-axis। ठीक, अब हमने क्या बोला है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि जितना आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। आपने और बढ़ाई और बढ़ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई थी तो ये भी 2 न्यूटन था, मैंने इसको बढ़ा के 4 किया, ये भी 4 हो गया, मैंने बढ़ाकर 8 किया, ये भी 8 हो गया। तो जितना आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, ताकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहे। सो कैसा ग्राफ आना चाहिए यहाँ पे? So we get राइट। सो ये एक यूनिफॉर्म ग्राफ आ गया जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। क्लियर? अब क्या हो रहा है, उसके बाद मान लो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, जिसपे 10 न्यूटन ही फ्रिक्शन था। जैसे ही मैं 11 न्यूटन इसको करूंगी, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब 10 न्यूटन हो गई मेरी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू लेगा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन बनेगा। इसका मतलब ये सीधा सीधा जा रहा था और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही ये मैक्सिमम वैल्यू ओवरकम हो जाएगी, नाउ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा जो कि एक्सटर्नल फोर्स से कम होगा। हेंस ये ग्राफ डिक्रीज करेगा and it will become a constant। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये बनेगी काइनेटिक फ्रिक्शन। आया? सो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन था, जितना फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज हुई, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ। उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू वो पहुंचा A पर, विच इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड देन फर्दर अप्लाइड फोर्स बढ़ाई तो फ्रिक्शन कम हुआ एंड इट चेंजेस इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OA इज बेसिकली द स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड यहां से अगर मैं ये वैल्यू देखूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, ये मैक्सिमम है, यस, लेट्स से D। सो OD is limiting friction, the maximum value of static friction. A to B is the change, limiting friction changing into kinetic friction. A to B, limiting friction changing into kinetic friction. And then B to C is kinetic friction. Clear? And clearly we know this, that limiting friction is maximum, then static and then kinetic। तो वो आपको ग्राफ से भी दिख ही रहा है स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक का रिलेशन। हाँ जी, so now kinetic friction is further of 2 types, sliding friction
rolling friction. Correct? Now sliding friction is the opposing force that comes into play when one object is actually sliding over the surface of another, right? One object is actually sliding over the surface of another object. Clear? That means मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल पर ये एक ब्लॉक का पीस रखा हुआ है और इस ब्लॉक पर अगर मैं इस डायरेक्शन से एक फोर्स लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू करेगा. तो जब ये स्लाइड कर रहा है तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा विच इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Clear? And when it is rolling friction is when one object is actually rolling over the surface of another object. रोल जब करें, रोल मतलब मान लीजिए ये फ्लैट सरफेस है, कोई एक रिंग है, डिस्क है, व्हील है, सिलेंडर है, कुछ भी, तो ये इस पर रोल करना स्टार्ट करे आगे की तरफ, लेट्स से, तो इस पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक? एंड प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, रोलिंग के केस में दो चीजें आ जाती हैं, ट्रांसलेशन मोशन भी होता है प्लस रोटेशन भी होता है. मतलब ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, उसे रोलिंग कहेंगे. क्लियर? जैसे कोई क्रिकेटर है और एक बॉलर है, ठीक है, बॉलर ने स्पिन बॉल डाली तो वो स्पिन बॉल घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है. ट्रांसलेशन का मतलब सीधे पाथ पे आगे बढ़ना, रोटेशन मतलब घूमना, तो ये रोलिंग है. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन दोनों ही काइनेटिक फ्रिक्शन के पार्ट्स हैं. स्लाइडिंग में एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करके जा रहा है, रोलिंग में रोल करके जा रहा है.